कहर की जिसने हर किसी को खौफजदा कर रखा है। जहां बारिश के बाद यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में भी बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। यूपी में जहां नदियों के उफान से कटान का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में आए दिन पहाड़ खिसक रहे हैं और देवभूमि के कई रास्ते इसकी वजह से बंद हो गए हैं। जल का ऐसा बाहुबल देखने को मिल रहा है जिसने जिंदगी में उथल पुथल मचा दी है। पहले बारिश ने बढ़ाया दर्द, अब बाढ़ का खतरा डरा रहा है। नदियों का उफान बढ़ा रहा परेशानी, दरकते पहाड़ से खतरे में जिंदगानी, बाढ़ और बारिश से बर्बादी की दस्तक। यूपी में नदियों का उफान और उत्तराखंड में बारिश के बाद भूस्खलन के बढ़ते मामले दोनों ही प्रदेशों के लोगों के माथे की शिकन बढ़ा रहे हैं। बारिश की वजह से जहां यूपी की नदियां उफनाई हुई दिख रही हैं, तो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के मामलों में इजाफा हो रहा है। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। फिलहाल सरयू नदी खतरे के निशान के 9 सेंटीमीटर ऊपर तक पहुंच गई है और आज भी इसके 3 से 4 सेंटीमीटर बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। सरयू नदी में पानी बढ़ने की वजह से हड़कंप मच गया है और इसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने यहां पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजना शुरू कर दिया है और हालात पर नजर बनाकर रखी जा रही है। सरयू का जलस्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर सरयू का जलस्तर बह रहा है और अगर हम बात करें दिन भर की, तो दिन भर आज 3 सेंटीमीटर और ऊपर बहने की संभावना है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासनिक तैयारियां जो हैं वह पूरी कर ली गई हैं। जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं उनके लिए एक अस्थायी टेंट बना दिया गया है। बाराबंकी में भी घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से घाघरा नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसकी वजह से नदी के आसपास के गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई सारे इलाके में अभी से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। एबीपी गंगा भी यहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और हालात का जायजा लिया। श्रावस्ती में भी राप्ती नदी का उफान लोगों को खौफजदा कर रहा है। राप्ती नदी तेजी से जमीन को काट रही है और हालात ये हैं कि यहाँ पर मौजूद 100 मीटर लंबा तटबंध राप्ती नदी में समा चुका है। सैकड़ों बीघा फसल भी राप्ती नदी निगल चुकी है और नदी का पानी खतरे के निशान के करीब पहुँच गया है। राप्ती नदी में उफान की वजह से यहाँ भी दर्जनों गाँव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। सीतापुर में भी घाघरा नदी का उफान लोगों को परेशान कर रहा है, जहां पर नदी खतरे के निशान को छूने के लिए बेताब है और उफनाई घाघरा की वजह से 20,000 लोगों की जिंदगी खतरे में। नदी के आसपास के इलाकों में पानी घुसने लगा है और लोगों को बाढ़ का खतरा सता रहा। कई इलाकों में नदी तेजी से जमीन भी काट रही और फसलों को भी नुकसान पहुंचा रही। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी आपदा प्रबंधन टीम को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है। बारिश की वजह से यहां भी नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। हल्द्वानी के गोला बैराज में खास तौर से सावधानी बरती जा रही है। यहां पर लोगों को आने से रोका जा रहा है। हालात पर काबू पाने के लिए गोला बैराज के पास पुलिस और गोताखोर की टीम भी तैनात की गई है। उत्तराखंड के बड़कोट में रात भर हुई बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़क पर बोल्डर आ गिरे और कई सारे रास्ते बंद हो गए। यमुनोत्री हाईवे पर खरादी के पास 2 रास्ते बंद हुए। सड़क पर गिरे मलबे की वजह से यहां से गुजरने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जेसीबी के जरिए रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही। विकासनगर में भी भारी बारिश की वजह से बड़ी तादाद में मलबा पहाड़ों से सड़क पर आ गया और इसकी वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं रास्ता बंद होने की वजह से कई लोग बीच में ही फंस गए हैं। फिलहाल मशीनों के जरिए मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही। ये सारी तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बारिश की वजह से जहां उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं,
तो वहीं यूपी के मैदान में नदियां उफान पर आ गई हैं। ये उफान अब उन तमाम लोगों को डरा रहा है जो नदियों के किनारे रहते हैं। जानकारों का भी मानना है कि अगर बारिश लगातार जारी रहती है तो आने वाले वक्त में लोगों को बाढ़ के हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आस्था का सैलाब और सावधानी को समाधि। जी हां, गुरु पूर्णिमा के मौके पर भक्तों का सैलाब तमाम मंदिरों में उमड़ पड़ा। कई जगहों पर स्नान के लिए भी बड़ी तादाद में भक्त पहुंचे, लेकिन यहां लोगों की आस्था के बीच डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई। दरअसल भक्त जो सैलाब उमड़ा उसने कोविड प्रोटोकॉल की कई जगह धज्जियां उड़ा दी और लोगों की लापरवाही आने वाले वक्त में भारी भी पड़ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बरकरार है, ऐसे में लापरवाही लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। कोरोना के खतरे के बीच आस्था का सैलाब। गुरु पूर्णिमा पर उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जी। प्रशासन की तैयारियों को चिढ़ाया मुंह। ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना चेहरे पर मास्क। आस्था की खुमारी जिंदगी पर पड़ेगी भारी। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की ये तस्वीरें यकीनन डराने वाली हैं, जहां पर गुरु पूर्णिमा के मौके पर दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे सरेआम कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ना तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता था और ना ही दूसरा फार्मूला यहाँ काम आ सकता था। लोगों के सिर पर सिर्फ आस्था की खुमारी छाई हुई थी और इसी वजह से कई लोग तो बिना मास्क के यहाँ दर्शन करते नजर आए। लोगों की ये लापरवाही कोरोना को दावत देने जैसी थी। मथुरा में ही गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुड़िया संतों की शोभा यात्रा निकालने की परंपरा भी सदियों पुरानी है, लेकिन कोविड काल में इस बार संतों की जो शोभा यात्रा निकाली गई उसमें कोविड गाइडलाइंस को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि शोभा यात्रा में शामिल लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई दे रहे हैं और ना ही इनमें से किसी ने मास्क लगा रखा। शोभा यात्रा के दौरान ये उत्साह तो वाकई शानदार है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करना कई लोगों की जिंदगी पर भारी भी पड़ सकता है। हापुड़ में भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ता दिखा। यहाँ भी बड़ी तादाद में लोग गंगा में स्नान के लिए पहुंचे और इस दौरान कई सारे लोग कोरोना के प्रति बिल्कुल बेपरवाह दिखाई दिए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कई सारे लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के स्नान में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं यहाँ भी कई सारे लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। साफ है कि ये लापरवाही आने वाले वक्त में लोगों पर भारी पड़ सकती है। प्रयागराज में भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर बड़ी तादाद में भक्तों ने गंगा स्नान किया। हालांकि कोरोना के खतरे की वजह से इस साल प्रयागराज में वैसी रंगत देखने को नहीं मिली जैसे पहले देखने को मिलती थी। प्रशासन ने यहां पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रमों की इजाजत दी थी। हालांकि बावजूद इसके यहां पर कई सारी खामियां भी देखने को मिली और कई जगहों पर श्रद्धालु कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। वहीं गुरु पूर्णिमा के मौके पर मिर्जापुर में मौजूद मां विंध्यवासिनी माता के दरबार में भी बड़ी तादाद में भक्तों ने अपनी हाजिरी लगाई, लेकिन यहाँ भी तस्वीरें जुदा नहीं थी। मां विंध्यवासिनी के दरबार में भी श्रद्धालु कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते दिखाई दी। यहाँ पर मंदिर में दाखिल होने वाले ज्यादातर श्रद्धालुओं ने मास्क नहीं लगा रखा था और भीड़ देखकर आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग की हालत यहाँ पर क्या थी।
राम की नगरी अयोध्या में भी गुरु पूर्णिमा की धूम देखने को मिली। यहाँ भी इस पावन मौके पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु सरयू स्नान के लिए पहुँचे, लेकिन हालात यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही नजर आए जैसे बाकी की जगहों पर थे। अयोध्या में भी लोग भीड़ में बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे दिखाई दिए। वहीं यहाँ पर भी ज्यादातर लोगों के चेहरे से मास्क नदारद दिखा। साफ है कि ये कोरोना को ऐसी खुली दावत है जो आने वाले वक्त में लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर सकती है। इन तस्वीरों से आपको भी साफ हो गया होगा कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बावजूद भी लोग इसके लिए बेपरवाह बने हुए हैं। लोगों की आस्था कोरोना के खतरे पर भारी पड़ रही है, लेकिन ये भी सच है कि अगर लोगों ने अपना ये लापरवाह रवैया यूं ही बरकरार रखा तो जल्द ही कोरोना का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है और फिर से देश को कोरोना की दूसरी लहर जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी विधानसभा चुनाव की इस बार की जंग आर पार की होने वाली है। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के कई दिग्गज खुद विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के नाम की भी चर्चा है। भाजपा के कई दिग्गज जो इस वक्त विधान परिषद का हिस्सा हैं, उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा सबसे तेज है। दो 2022 के लिए भाजपा की आक्रामक तैयारी। मुख्यमंत्री योगी लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। विरोधियों को आर पार की चुनौती देने के लिए भाजपा आने वाले चुनाव में वो दांव आजमा सकती है जिससे उसके तेवर और भी आक्रामक हो जाएंगे। इसी को लेकर सूत्रों के हवाले से ये खबर चर्चा में है, जिसके मुताबिक सीएम योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लड़ सकते हैं चुनाव। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी लड़ सकते हैं चुनाव। मंत्री महेंद्र सिंह भी लड़ सकते हैं चुनाव। हालांकि इसको लेकर जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से सवाल किए गए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक भाजपा की रणनीति अपने उन दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़वाने की हो सकती है जो इस वक्त विधान परिषद के सदस्य हैं। ये तमाम नेता राज्य के अलग अलग हिस्सों से चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे विरोधियों के लिए चुनौती बढ़े और जनता के बीच बड़े चेहरे के खुद चुनाव लड़ने से पार्टी के वोट में इजाफा हो। अब एक नजर यूपी भाजपा के उन बड़े चेहरों पर डाल लेते हैं जो इस वक्त विधानसभा के सदस्य हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम, महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री, भूपेंद्र सिंह पंचायती राज मंत्री, अशोक कटारिया परिवहन मंत्री, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, अरविंद कुमार शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक भाजपा का इस बार का चुनाव अभियान बेहद आक्रामक होगा, जिसके तहत पार्टी चौंकाने वाली रणनीति पर आगे बढ़ेगी। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2 विभागों के बीच फंस गई है, जिसकी वजह से गरीबों की थाली खाली रह गई है। एक सड़क दुर्घटना ने कानपुर जिले की पुलिस को ऐसा सतर्क किया कि उसकी सख्ती ने लाखों परिवारों को भूखा सोने पर मजबूर कर दिया है। नो एंट्री की वजह से सरकारी खाद्यान्न की गाड़ियां शहर में नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से गरीबों की थाली रह गई खाली। गरीबों की थाली रह गई खाली। गरीब कल्याण योजना में भारी लापरवाही, गरीबों तक अन्न की नो एंट्री। कोरोना महामारी से उपजे हालातों से गरीबों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत गरीबों को 5 किलो राशन हर महीने मुफ्त दिया जा रहा है। लेकिन पुलिस की कार्यस्तानी की वजह से गरीबों की थाली अब भी खाली। अब आप सोच रहे होंगे कि काम तो योजना से जुड़े अधिकारियों का है, इसमें पुलिस कहां से बीच में आ गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। कानपुर शहर में लाखों ऐसे लाभार्थी हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। इसकी वजह है कानपुर पुलिस और कानपुर पुलिस की सख्ती, क्योंकि कानपुर पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर के सख्ती काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दी है
और मुरे कंपनी पुल में पिछले दिनों हुए एक्सीडेंट और एक्सीडेंट में मां और बेटे की जो मौत हो गई थी उसके बाद से सख्ती कानपुर पुलिस के काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। दरअसल कानपुर पुलिस शहर भर में नो एंट्री को लेकर सख्ती बरत रही है और उसकी वजह बनी एक दुर्घटना। दरअसल पिछले दिनों कानपुर के नरूना चौराहे पर खाद्यान्न से लदे एक ट्रक की चपेट में मां बेटे आ गए और मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद पता चला कि नो एंट्री में एक ट्रक ने शहर में एंट्री ली थी, तो पुलिस ने भी सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। क्योंकि यहाँ पे जो अभी सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी लागू नहीं है, तो अभी तक जो है मार्केटिंग गोदाम से ही खाद्यान्न कोटेदार ले जाते हैं स्वयं अपने वाहन से। बीच में स्थिति जो है एक दुर्घटना हो गई थी, ट्रक से कुचल के एक महिला और उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। इस कारण जो है पुलिस प्रशासन थोड़ा सख्त हो गया कि ये जो खाद्यान्न है नो एंट्री जोन में चूँकि आता है हमारा गोदाम, इसलिए उन्होंने बैन कर दिया। 10 बजे से लेके 6:30 तक ही अलाउ है रात में। अब कानपुर में ट्रकों की नो एंट्री की वजह से लाखों लोगों तक खाद्यान्न नहीं पहुंच पा रहा है और गरीब आदमी अनाज के लिए रोजाना कोटेदार के चक्कर लगा रहा है। कानपुर में इस वक्त 27,61,833 राशन कार्ड धारक हैं। 22 जुलाई तक महज 1,38,000 लोगों को ही राशन मिल पाया। शहर में कुल 1473 राशन की दुकानें हैं। ऐसे में सिर्फ 440 दुकानों से ही राशन का वितरण हो सका है। गरीबों तक अन्न न पहुंचने को लेकर जिला पूर्ति विभाग की तरफ से साफ किया गया है कि अनाज की कमी नहीं है, वजह है ट्रकों की नो एंट्री। कानपुर पुलिस दिखा रही नो एंट्री की सख्ती। खाद्यान्न से भरे ट्रक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं एफसीआई गोदामों के ट्रक नो एंट्री में फंसे हुए हैं। रात 10 बजे से सुबह 6:30 बजे तक ही राशन की सप्लाई हो पाती है। प्रयास किया गया कि नहीं, ये चूँकि आवश्यक वस्तुओं में आता है खाद्यान्न, इसलिए इसकी एंट्री जो है नो एंट्री जोन होने के बावजूद अलाउ कर दी जाए। वार्ता चल रही है, ड्यूटी आरएमओ नहीं आई है, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया हुआ है, लेकिन अभी जो है स्थिति अभी बहुत सुधार नहीं हुआ है। 1413 कोटेदारों में से अभी 434 की ही हमारी उठान हो है। पुलिस की ये सख्ती शहर में ट्रक की चपेट में आने से हुई मां बेटे की मौत के बाद से है, जिसके बाद लगातार सख्ती दिखाई जा रही है। तो वहीं खाद्यान्न ट्रकों को शहर तक आने की इजाजत देने वाली समस्या को लेकर सिर्फ ट्रैफिक पुलिस आश्वासन दे रही है। बिना परमिट के जो ट्रक चलते हैं, वो खाद्यान्न के हो या प्राइवेट के हो, उनका समय जो निर्धारित समय है वो 10 से 8 बजे तक का है। लेकिन कुछ परमिट लेके दिन में 2-3 घंटे को छोड़ के वो परमिशन लेके अपना वाहन चला सकते हैं। आश्वासन तो ठीक है, लेकिन इस समस्या का जल्द ही समाधान होना जरूरी है, क्योंकि सवाल सैकड़ों परिवारों से जुड़ा हुआ है जो अन्न के इंतजार में है। ऐसे में मुद्दे की बात यह है कि घटना की वजह से लाखों परिवारों तक अन्न न पहुंचना कैसे न्याय संगत हो सकता है। ऐसे में जल्द से जल्द इसका समाधान निकलना बेहद जरूरी है। समन्वय बैठाने की कोशिश की जा रही है कि खाद्यान्न के ट्रकों को निकलने दिया जाए, और अगर वो नहीं निकलेंगे तो कोटेदारों तक राशन नहीं पहुंचेगा तो कोटेदार लाभार्थियों को राशन कैसे देंगे। तो एक बड़ी समस्या बनी हुई है कानपुर शहर में। चूँकि कानपुर पुलिस ने सख्ती की है, नो एंट्री में ट्रकों को आवाजाही उनका जो तयशुदा वक्त होता है उसी में दी जा रही है, और ये एक बड़ी समस्या कोटेदारों के राशन जो लाभार्थी हैं उनके लिए खड़ी हो गई है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। मीराबाई चानू ने ओलंपिक की वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर देश को जश्न मनाने का मौका दे दिया। पहले ही दिन मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता और ओलंपिक में भारत के लिए मेडल का खाता खोला। 2000 सिडनी ओलंपिक के बाद ये पहला मौका है जब इंडिया महिला वेटलिफ्टर ने ओलंपिक में मेडल हासिल किया। ओलंपिक के पहले दिन ही इंडिया को मिली बड़ी कामयाबी। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में हिंदुस्तान को दिलाई चांदी। चानू की ये कामयाबी बहुत बड़ी है। पूरे 21 साल के इंतजार के बाद भारत को वेट लिफ्टिंग में मेडल मिला है, और सिर्फ मेडल नहीं मिला, चानू ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में मेडल का रंग भी बदल दिया। साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 21 साल के बाद मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर नया इतिहास लिख दिया। मीराबाई चानू का ये दूसरा ओलंपिक है, लेकिन इस टोक्यो ओलंपिक से पहले ही अनेक मेडल जीतने की उम्मीद स्पोर्ट्स सर्किट में वजन बना चुकी थी। दरअसल मीराबाई चानू ने 2020 की एशियन चैंपियनशिप में 119 किलो की वेट्स उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और ओलंपिक में मेडल जीतने का प्रण ले लिया था, और हुआ भी वैसा ही। वेट लिफ्टिंग के स्नैच और क्लीन एंड जर्क दोनों राउंड में मीराबाई चानू ने मिलाकर 202 किलोग्राम भार उठाया।
स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम उनका बेस्ट रहा। मीराबाई चानू टोक्यो में जीती, लेकिन जश्न मणिपुर के इम्फाल तक दिखा। उसी इम्फाल में जहां के साधारण से परिवार में जन्मी मीराबाई चानू की वेट लिफ्टिंग की असाधारण यात्रा आज से 13 साल पहले शुरू हुई। साल 2012 में एशियन वेटलिफ्टिंग में मेडल जीतकर मीराबाई चानू ने अच्छी शुरुआत की। इसके आगे 2014 के कॉमनवेल्थ खेलों में सिल्वर मेडल पर कब्जा किया मीराबाई चानू ने और 2016 रियो ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई किया, जहां चानू के हाथ निराशा लगी। लेकिन चानू ने आशा नहीं छोड़ी, हार नहीं मानी और हार नहीं मानने वाली चानू को जीत मिलती गई। 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, 2020 में एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज पर कब्जा किया और अब मीराबाई चानू ने वो मेडल अपने नाम कर लिया जो हर खिलाड़ी का सपना होता है। ओलंपिक इतिहास में पहली बार भारत को पहले दिन ही मेडल मिला है। अब उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में यह ओलंपिक भारत के लिए अब तक का सबसे यादगार ओलंपिक बनेगा। संदीप चौहान, टोक्यो से ABP न्यूज।